झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 41। सारे पार्ट्स आप लोग पार्ट नंबर 18 से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो 25 से छोड़िएगा मत। आपके एग्जाम के लिए काफी फ्रूटफुल होगा। जेएसएससी के भले से एग्जाम हो या जेपीएससी हो, सब में यह फायदा पहुंचाने वाला है। और जेपीएससी कॉर्नर से भी आपको कुछ क्वेश्चन उठाया जाता है, तो आज जेपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं शुरू कर दूँ, आपको तो पता होगा। ओके, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहेगा। और आज के जो क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि बीएसएससी एसआई यानी कि जो बिहार का जो एसआई का एग्जाम हुआ था 2019 का, उसका क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये क्या है आपको पता चल जाएगा, ऐसे तो पता चल ही गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी एक एसएससी के चैनल का लिंक है, इंग्लिश अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कंप्लीट जो है से आपको सेट डिस्कशन काफ़ी अच्छे तरीके से करा दिया गया है, तो जाइए एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ओके, लेट्स गेट। पहला स्लाइड में देख लीजिएगा, जो डे और इवेंट्स वाला सेक्शन होता है उसमें हम लोग पहले देखेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए एक डे मनाते हैं 25 नवंबर को। बाकी संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को, तो आप लोग मना ही रहे होंगे। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2015 से जो है आप लोग ऐसा काम करना शुरू किए थे। ओके, और उसके बाद सेंट एंड्रयू दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। तो पूरा नवंबर में आपको कवर कर चुका हूँ। ओके, चलिए सेक्शन 2 आएगा जनरल नॉलेज का। आज क्वेश्चन ज़्यादा है। ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट क्या होता है? व्हेन इट रिमेन सेम, इंक्रीजेज रैपिडली या फिर डिक्रीजेज अ लिटिल बिट। यार चल जा तो चलिए, तो इसमें क्या होता है कि इंक्रीज कर जाता है रैपिडली। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, जिसकी V इक्वल टू आई आर, जो ओम्स लॉ है, क्या है V इक्वल टू आई आर। तो होता क्या है कि शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है तार जब सट जाता है तो रेजिस्टेंस वहाँ पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो करंट जो है बेलगाम घोड़ा बन जाता है और एकदम फ्लो करने लगता है। तो बहुत सारा मशीन को जला देता है, आग भी लग जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा स्पीड में फ्लो होने लगता है, तो इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो करंट जो है बहुत ही तेजी से फ्लो होने लगता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे 0 हो जाता है। ओके, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन एक और आएगा। करंट स्केलर क्वांटिटी है। चलिए करंट को ही बता देते हैं। आई बराबर होता है Q/T। इसको याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराया था। इसको नापने के लिए एक एमीटर डिवाइस होता है, जिसको हमेशा आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड पैरेलल टू द डैश कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस कोस्ट पर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे जो है ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा? तो देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे अगर लोकेशन आप लोग ऐसे बनाते हैं, ओके, तो इधर हो जाता है ईस्ट, हो जाता है वेस्ट, हो जाता है नॉर्थ, होता है और साउथ हो जाता है। इसके बाद जो है इस दिशा को क्या बोला जाता है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलिएगा आप लोग। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा जो है रीफ है, तो यह इंपॉर्टेंट बनता है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ओके, चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे, या यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए ऐसे ही करता हो। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जैसे लोकेटेड है ना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। लोकेशन पूछा गया था। विच ऑफ द फ्लोइंग चार्टर्ड एक्ट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल टू द गवर्नर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था। ओके, जिसमें आपको पता चला होगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। तो 1928 से लेकर 1933 तक भी रहे थे। 1928 से लेकर 1933 तक तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बोल सकते हैं। और जब सॉरी, देखिए ऐसे ही होता है। फिर 1833 से लेकर 1832 तक हुआ, तो 1833 जैसा कानून बना। उसके बाद जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक क्वेश्चन और आएगा, तो चार्टर ऑफ 1833 याद रखिएगा। गवर्नर जनरल जो बंगाल थे, उनको जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू द थर्मल पावर प्रोजेक्ट। देखिए सब बीएससी के क्वेश्चन है सारा ना, एसआई का ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था। तो थर्मल पावर प्लांट से कौन जो है सुमेलित है? सारा का सारा गलत है, आपको देखने को मिलेगा। जो केरवास है गुजरात में, यही बस एक सही है ना, बाकी सारा का सारा जो है गलत है। कोरबा जो है आपके पड़ोसी राज्य, यानी कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोरबा है। रामागुंडम आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं है, यह आपको रामागुंडम यह तेलंगाना में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो तालचेर है यह उड़ीसा में है ना, और बाकी सब मैच है। 3 तो बता ही दिया, बाकी कोरबा तो आंसर हो ही गया। यही सुमिलित पूछा था, तो यही सही आंसर है। कोरबा छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा। उसके बाद रामागुंडम जो है तेलंगाना में है, तालचेर उड़ीसा में है, और जो है कोरवास है यहाँ पे गुजरात में। तो ये सब कुछ थर्मल पावर प्लांट्स है। थर्मल एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है हीट ना, तो यानी कि हीट से आप लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, तो उसको पावर प्लांट बोला जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बात नहीं किया गया था। तमिलनाडु में क्या है? कुंडकुलम है ना, कुंडकुलम। और कलपक्कम देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटका में है।
नरौरा यूपी में है, ये सब आपको पता होना चाहिए। काकरापार गुजरात में। ओके, क्वेश्चन मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट, बाकी तो आंसर आपका हो ही गया है। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज CM फॉर डैश इतना within which time he should be elected to a state legislature failing which is to be chief minister। कहने के तात्पर्य है ना कि एक व्यक्ति है जो कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो कितना दिन के अंतर्गत जो है से उसको जो है से चुना जाना चाहिए, यानी कि उसको जो है से आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो ये 6 महीना ड्यूरेशन होता है, आपको यह पता होना चाहिए। और जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 164 के तहत किया जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए। 164 जो है से चीफ मिनिस्टर जो है से अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, इसको याद रखिएगा। गवर्नर का अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है ये बताइएगा। ओके ना, उसके बाद गवर्नर जो हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट में, वो जो है से चीफ मिनिस्टर के जो है से मतलब बोल सकते हैं कि सलाह पर, और बाकी सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो 6 मंथ्स ड्यूरेशन को याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर तो आर्टिकल बता दिए, चीफ मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ों को हेड करते हैं, जैसे आपको पता होगा। स्टेट में अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ तो याद रखिएगा, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होता है उसको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर ही। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये धारा जो 14 है एनडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का धारा 14 है, उसके तहत जो है से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को बनाया जाता है। और इसका धारा जो 25 है किसका, एनडीएमए का, वह बात करता है कि जो है से आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जो है से बना सकते हैं डीडीएमए, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन इसको हेड करते हैं ये बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट जो डीडीएमए है इसको हेड कौन करते हैं, ये जरा आपसे क्वेश्चन है। एसडीएमओ को हेड सीएम करते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम चेंजेस, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। फेनोमेनन एक सिंगुलर नाम है, इसको याद रखिएगा, कहीं भी कुछ तो देखिए इसको ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, इसको देख लीजिएगा, इंसिडेंट रे होता है, यहाँ पे नॉर्मल होता है। तो नॉर्मली जब यहाँ से जाता है तो यह बेंड कर जाता है, और बेंड करने का रीजन होता है कि डिफरेंट टाइप का जो मतलब बोल सकते हैं कि मीडियम होता है, तो उसका डेंसिटी अलग अलग होता है। तो डिफरेंट डेंसिटी के चलते जो लाइट जो होता है वो अलग अलग जो है स्पीड से जो है ट्रेवल करता है। नॉर्मल एयर में जाइएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके ना, और यहाँ पे जाइएगा इसमें, तो इसमें जो है लगभग जो है इसका जो वाटर होता है उसका रिफ्लेक्टिव 1.33 होता है, तो 1.5 के आसपास हो जाता है। तो लगभग देखिएगा तो ये जो 1.5 है तो लगभग 2 के पास आ जाएगा। 2 से मतलब थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। 2 का तो ऐसे देखिएगा तो ग्लास का हो जाता है, ग्लास में उतना वेग होता है, तो इतना से थोड़ा सा कम वाटर में रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है 1 से 1.5 से थोड़ा सा कम है ना, तो उसको 2 से थोड़ा कम ही रहेगा। तो इतना होता है एयर में, जिसको आप लोग सी के नाम से जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। बाकी कुछ पॉइंट आपसे ये पूछेगा कि अगर मान लेते हैं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कभी चेंज नहीं होता, तो वो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होता है लाइट का, इसको याद रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें हो जाते हैं। और आपको कभी कभी ये भी पूछेगा कि इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वह किसके किसके बीच में बनता है, तो वह इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है से रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। और ये जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको स्नेल्स लॉ है, दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। तो यह रिफ्रैक्शन के बारे में बात किया जा रहा था। ओके, चलिए आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन 7 है, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव वर्ड्स आर एडेड टू द प्रीएम्बल। बोला जा रहा है कि प्रीएम्बल में जो है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। यह किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है। इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना इसे आप लोग संविधान में संशोधन कर दिए थे कि इसको मनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा था। इंदिरा गांधी के टाइम में यह हुआ था। और फंडामेंटल ड्यूटी भी आपको ऐड किया गया था, आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता होगा। स्वर्ण सिंह कमेटी इसके बारे में आया था, 51A में जैसे इसको ऐड किया गया था। ओके ना, तो इसको याद रखिएगा, 51A में हो गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। और ये याद रखिएगा, जो प्रीएम्बल है वो हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं। क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है, तो जी हाँ, बिल्कुल संविधान का पार्ट है। ओके, चलिए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। बाकी जो आप लोगों को पता होगा, एजुकेशन था और फॉरेस्ट था, उसको भी जो है 90
1976 में ही जो है उठा के जो है कंक्रीट लिस्ट में पटका गया था, ठीक है ना। एजुकेशन और फॉरेस्ट दोनों को 5 ऐसे टोटल किया गया था, लेकिन एजुकेशन और फॉरेस्ट को भूलिएगा मत, ये जो है अभी कंकरेंट लिस्ट में दोनों के दोनों है, जो कि 1976 में ही जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको डाला गया था। जेलेपला पास इज लोकेटेड इन, जेलेपला जो पास है वो कहाँ पे है? पंजाब, सिक्किम, कुमाऊं या फिर कश्मीर, हिमालयस। आंसर इसका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम यानी कि यह जो है इंडिया और जो तिब्बत है उसके बीच में यह देखने को मिलेगा। इसको ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। और सिक्किम तो भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, याद रखिएगा इसके बारे में। और यहाँ पे आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का। उसके बाद सिक्किम हिमालय को ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। 85-86 इसका हाइट है, इंडिया का हाईएस्ट पीक है, तो कम से कम याद रखना तो बनता है। ओके, देख लीजिएगा। और पॉपुलेशन वाइज ये सबसे छोटा स्टेट है, और ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। और पंजाब हिमालय तो आपको पता चल गया होगा। कुमाऊं जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा ना। चलते हैं क्वेश्चन मिनट की और एक तो जेलेपला पास हो गया, एक नाथुला पास भी सिक्किम में है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। नाथुला पास सिक्किम में ही है। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्स लाइट शो द लीस्ट स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो आपको पता होगा, जो आपको पता होगा कि लाइट जो है अपने आप को स्कैटर कर देता है, इन्वायरमेंट में फैला देता है, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के आप लोग नाम से जानते हैं। प्रकाश का परिकिरण बोलते हैं। तो बहुत सारा फेनोमेनन है, तो इस पर बेस्ड होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, मैं अगर बताऊं आपसे, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। तो ये इसका फॉर्मूला होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, उसका स्कैटरिंग जो है सब कम होगा। तो जो रेड कलर का लाइट होता है ना, उसका जो वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है जो 7 कलर्स ऑफ लाइट होते हैं उसमें। तो इसका स्कैटरिंग जो है सबसे कम होता है, तो रेड इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए जो है सिग्नल में इसका यूज किया जाता है। ओके, रेड कलर का लाइट जो है सिग्नल में यूज किया जाता है, वो भी स्कैटरिंग पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि देख लीजिएगा, मतलब उसके फेनोमेनन पे है, डिपेंड नहीं करता है, उसी फेनोमेनन पे है। क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो स्कैटरिंग कम होता है, तो दूर से ही नजर आ जाता है। बाकी यहाँ पे जो आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, एक इसका रीजन बताता हूँ। ये भी स्कैटरिंग देखिएगा तो वायलेट तो है कि सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, लेकिन ब्लू कलर जो होता है ना लाइट, अगर देखिएगा नीचे से ऊपर तक जो वेवलेंथ जाइएगा, तो वेवलेंथ जो है नीचे से ऊपर तक घटता जाता है। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्कैटर करेगा। तो ब्लू कलर का लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, और वायलेंट भी उससे करता है। लेकिन हमारा आँख जो होता है ना, आँख जो होता है वो जो होता है ब्लू कलर के प्रति जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसीलिए हमको ब्लू कलर का लाइट दिखता है। तो रेड को याद रखिएगा, सन का जो लाइट है, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो उसका कलर है वो रेड दिखता है, उसका कारण भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही है। क्योंकि वहाँ से बहुत दूर से जब लाइट आता है तो रास्ते में जितने भी कलर होते हैं ना वो सारे स्कैटर हो जाते हैं। तो रेड का जो है वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो ये जो है बहुत कम जो है स्कैटर करता है, तो हमारे आंखों तक यह पहुँच जाता है। ओके, ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट टर्म वाज कॉइन्ड बाय GDKP, एक टर्म है ना, तो उसको कौन कॉइन किया था? उसको कॉइन करने वाले पर्सन थे उम्बर्टो सल्फेसो, ये कैलिफोर्निया के पर्सनालिटी थे। ओके, तो याद रखिए इन बारे में, यह GDKP टर्म दिए थे। फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट होता है। और बाकी जीडीपी को पता होगा, एक साल में जितना भी गुड्स और सर्विसेज जो है विद इन कंट्री जो है से प्रोडक्शन होता है उसको जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें तो बाहर से कुछ लाते हैं, उसको अगर मैच कर देते हैं तब जाकर वह एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसको याद रखिएगा। बाकी आपको मैं डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर टर्म किसके द्वारा दिया गया था, उसका बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, और इकोलॉजी शब्द। तो सॉफ्टवेयर आपको बताया था कि WTU के एक पर्सन थे, टू के याद करके रख लीजिएगा। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया था वह दिया गया था WG रोजन के द्वारा, आपको बताया था WG रोजन। और इकोलॉजी शब्द दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तो 3-4 शब्द आपको बता दिया, सबको याद रखिएगा, काफी बार यह क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग टू, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, उसके बाद अकबर एंड हेमू, सिख एंड मुगल्स, और मराठा एम्पायर एंड दुरानी एम्पायर। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा, मराठा एम्पायर होगा एक, क्योंकि पानीपत की तीसरी लड़ाई आप लोग पढ़े होंगे, मराठा एम्पायर और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये अहमद शाह अब्दाली जो थे दुरानी एम्पायर से ही बिलोंग करते थे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके यह दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम 2 बार हुआ था, 1191 में यानी कि 1199 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिए थे। लेकिन 1992 में पासा पलट गया था और जो है मोहम्मद गौरी जो है इनको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अकबर और हेमू के बीच में। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? यह हुआ था 1526 में, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि लोदी डायनेस्टी का अंतिम बादशाह था ना। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ना गोदावरी बोला जाता है, नासिक महाराष्ट्र से यह रिवर निकलती है, इसके बारे में आइडिया रख लीजिएगा। नर्मदा
और सोन रिवर दोनों अमरकंटक से निकलती है। और हमारा सोन रिवर झारखंड में भी आती है, जो कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि 12 मासी रिवर है। ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। और महानदी जो है सिहावा पता था ना, एक प्लेस था आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। ओके, चलिए, ये उड़ीसा की जो है लाइफलाइन मानी जाती है। और इस पर तो हीराकुंड डैम भी है, जो कि भारत का सबसे लंबा डैम है। भारत का सबसे लंबा बोला हूँ, बड़ा नहीं। ओके, बड़ा कौन है? भाखड़ानगर, ऊंचा में। Who among the following was given the title of छूट गया यहाँ पे मेरा, वो बुरहान उल मुल्क बाय मुगल एम्परर। तो वह पर्सन जो थे वह थे सादत अली खान। तो सादत अली खान जो थे यह एक अवध के थे ना, अवध राज्य की स्थापना किए थे यह। तो उसी का जो है से यह एक उसी से बिलोंग करते थे। तो सादत अली खान को जो है मुगल एम्परर के द्वारा बुरहान उल मुल्क का जो है से एक तरह से बोल सकते हैं उपाधि दिया गया था। ओके, आंसर इसका सादत अली खान रख लीजिएगा। सफदरगंज भी अवध से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद देखिएगा जो निमारी एक ब्रीड है वह किसका है? तो निमारी जो ब्रीड है वह ना एक काऊ का है ना, काऊ का ब्रीड है, इसको ध्यान रखिएगा। निमारी एक निमार रीजन मध्य प्रदेश में पड़ेगा, तो इसको वहीं से बिलोंग करता है, तो इसलिए इसका नाम निमारी रखा गया है। ओके, काऊ का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो बोस टॉरस ना, बोस टॉरस इसका साइंटिफिक नेम होता है, याद रखिएगा। और एलिफेंट का तो एलिफस मैक्सिमस आपको भूलना ही नहीं है। पश्मीना उल आपको पता है ना, पश्मीना उल, तो पश्मीना उल जैसे एक भेड़ से ही प्राप्त किया जाता है, सॉरी बकरी से प्राप्त किया जाता है ऐसे ही कभी कभी मैं करके चल जाता हूँ। आजकल देख रहा हूँ ना कि जो मुझे चीज़ पता होता है ना वो भी चीज़ गलत डिस्कस करके मैं कभी कभी चल जाऊँ। एक दो पॉइंट में मिस्टेक आजकल कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ को सबको इंप्रूव किया जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया? बोला जा रहा है कि कौन सा जो है सर्वोच्च संस्था है जो लॉ मेकिंग में इंडिया में कौन करता है? तो वह पार्लियामेंट करता है। तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा आर्टिकल 80, राज्यसभा आर्टिकल 81 और एक होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52। तो तीनों मिलकर जो है आपका जो है पार्लियामेंट बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो लॉ मेकिंग जो होता है यही तीनों के हाथ में होता है। ओके, यानी कि पार्लियामेंट के हाथ में होता है बोल सकते हैं, क्योंकि एक इंसान का यह चीज़ नहीं है। पार्लियामेंट में देखिएगा तो सबको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं जिसको आप लोग हाउस बोलते हैं, राज्यसभा, तो वहाँ से भी लोग आते हैं, फिर लोकसभा से आते हैं, डिस्कशन होता है, और इतना सारा लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं पूरा ऑल ओवर कंट्री को। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं जो लॉ बनता है वह सबके लिए बनता है। तो पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कॉमन सेंस के बेसिस पे सोचेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए, पार्लियामेंट तो यह पार्ट है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ये सब नहीं होगा, इसको देख लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, आर्टिकल 324 है। हो सकता है क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक मेंशन है ना, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और 25वें इलेक्शन कमीशन अभी राजीव कुमार हैं। हु इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान की पहली फीमेल जज कौन थी? तो इनका नाम है सुमन कुमारी ना, याद रख लीजिएगा। अरुणा सिन्हा किससे बिलोंग करते हैं जरा ये बताइए, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए अरुणा सिन्हा के बारे में। 1 ओम जो है पूछा गया है क्या किसके बराबर होता है? तो अभी आपसे क्वेश्चन आपको बताया था, ओम्स लॉ जो बोलता है V = IR होता है। तो यहाँ से R का वैल्यू कितना निकलेगा? V/I निकलेगा ना। तो अगर रेजिस्टेंस को अगर 1 ओम कर दें और यहाँ पे वोल्टेज को 1 वोल्ट कर दें और करंट को 1 एम्पीयर कर दें, तो ये फार्मूला आपका बन चुका है। तो 1 एम्पीयर इसका आंसर होना चाहिए। पता नहीं सर ऑप्शन ऐसे क्यों डाले हैं इरिलेवेंट है, दूसरा कोई डालते हैं। ओके ना, तो 1 ओम = होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओम जो होता है यह होता है रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ना, और रेजिस्टिविटी का एसेंट होता है ओम मीटर। लेकिन यह थोड़ा सा अलग बात है कि ओम मापने का एक डिवाइस होता है, उसका भी नाम ओम मीटर ही है, ओम मीटर। ओके, तो when the potential difference of a wire increased by 1 volt when 1 ampere of current is applied to it then the resistance of wire is called 1 ohm। तो वह तार का जो प्रतिरोध होता है 1 ओम कहा जाता है। 1 एम्पियर को ऐसे जो है 1 ओम को डिफाइन किया जाता है। 1 एम्पियर को तो डिफाइन कर ही दिया था। 1 एम्पियर = होता है 1 कूलम अपॉन Q/T होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम अगर चल जाता है आवेश, तो उसको धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। ओम के बारे में है। ये जो रेजिस्टेंस जो होता है डिस्कस कर ही देते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है 3-4 चीज़ पर डिपेंड करता है। लेंथ पर करता है, एरिया पे करता है, नेचर पे करता है और टेम्परेचर पे करता है। ये 4 चीज़ पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कंडक्टर। जो कि रेजिस्टिविटी होता है जिसको आप लोग रो से लिखते हैं, वो जो डिपेंड करता है यह RL/A होता है। यह डिपेंड करता है आपका सिर्फ नेचर और टेम्परेचर ऑफ वायर। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन 15 है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो मनी बिल के बारे में बात किया जा रहा है, आर्टिकल 110 तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो स्टेट लेजिस्लेचर में जो है या गवर्नर का जो है प्राइवेट जो है आपको रिकमेंडेशन चाहिए होता है। उसके बाद जो है इसको
राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। ओके, तो गवर्नर जी इसको बोलते हैं कि आप लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आर्टिकल 110 देख लीजिएगा, हमारा जो है मनी बिल इसमें मेंशन है ना, आर्टिकल 110। बाकी जो बजट शब्द है वो आर्टिकल 112 में है। ये सब आपको पता होना चाहिए। बजट शब्द नहीं है, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो बजट या बोलते हैं, वह आर्टिकल 112 में है और मनी बिल 110 में है। ओके ना, और मनी बिल में पता होगा आपको, अगर सेंट्रल पर बारे में बात करें तो लोकसभा का इसका में ज़्यादा पावर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टरी और वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यह एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी इसको बोला जाता है। ओके, राइट वेंट्रिकल से लेकर ये जो है लंग तक जो है यह ब्लड को कैरी करता है। तो धमनी का जो आर्टरी होता है ना, मूल्य रूप से काम होता है कि ये जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन एकमात्र ऐसा था ओके जो कि पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, तो पल्मोनरी आर्टरी इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। ओके ना, आवर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है बॉडी में आपका, जो सबसे बड़ा जो है अगर पूछ देगा कि आर्टरी कौन है तो आवर्टा आंसर लगा लीजिएगा। प्रोविजन रिलेटेड टू disqualification of the members of parliament and state legislature on the grounds of defection under which of the following schedules of Indian constitution do the given line come। ये तो घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ दिया, सीधे से पूछना चाहिए कि दल बदल किस में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 10वां शेड्यूल में है 10वीं अनुसूची में है दल बदल को जो है रखा गया है ना। आपको पता होगा 1985 में संविधान संशोधन में इंपोर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन, तो उसके तहत जो है इसको जैसे डिक्रिमिनलाइज मतलब क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, किस तरह से आप लोग करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यह 10वां शेड्यूल में मेंशन है। तो किस अनुसूची के तहत आता है तो 10वां अनुसूची के तहत आता है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है 1985। आया राम गया राम वाला कहानी है कि इस पार्टी से छोड़े और उस पार्टी में चलेगा, यानी कि थाली का भी अगर मुहावरा यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द नेसेसरी, ओहो क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ गैस इज चेंज इनटू अ सॉलिड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई जो गैस है वह सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं। हिंदी में इसको निक्षेपण बोला जाता है। हिंदी वाले भी टेंशन मत लीजिए, सब लिखा हुआ है, इतना आप लोग टाइप करवाते हैं। एक बार इंग्लिश में जो है ना से टाइप कर दो तो सबको ना मतलब कमेंट आने लगता है, और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं जरा सा भी। इतना मेहनत आपको लिए करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है कष्ट। क्या बताइए जरा कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लाइक करने में, जरा मैं भी तो देखूँ। तो इसको डिपोजिशन बोला जाता है। ठीक है, तो डिपोजिशन याद रखिएगा। एक प्रोसेस जस्ट इसका उल्टा होता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वह सीधे जैसे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ अगर सब्लाइम सब्सटेंस के बारे में याद बताएं तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। NH4Cl है जिसको नौसादर के नाम से जाना जाता है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर कपूर है, नेफ्थलीन है, और क्या है आयोडीन है। तो ये सब सारा चीज़ को याद रखिएगा। और सॉलिड CO2 भी है जिसको आप लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं ना। तो सॉलिड CO2 जो होता है ना, ये भी जैसे लिक्विड नहीं कन्वर्ट होता है। जो आप लोग शादी अभी तो नहीं, जब गर्मी में शादी होगा ना तो सॉलिड CO2 आएगा, मतलब बर्फ का सिल्ली जो कि पानी में डाल दिया जाता है तो पानी ठंडा रहता है। ओके, तो वही यूज किया जाता है। तो वो भी जो है ना पिघलता नहीं है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तीसरा रख सकते हैं सब्लिमेशन उसको बोला जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है से डिपोजिशन होगा। मतलब बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है डिपोजिशन। क्लियर, सब चीज समझ में आ चुका होगा। जो मैटर है आपको पता होगा, उसका चौथा स्टेट कौन सा है, उसका चौथा स्टेट है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको याद रखिएगा। बोस-आइंस्टाइन में जो बोस है वह सत्येंद्र नाथ बोस है, भारत के पर्सनालिटी है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज कॉल्ड। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल बोल सकते हैं कि वे सारे जो पार्ट्स जो कि पूरा इन्वॉल्व होते हैं ओके आपके डाइजेशन में, उसको एलिमेंट्री कैनल बोला जाता है। माउथ से शुरू होता है और एनस तक जाके खत्म हो जाता है, तो इसको सेरोसा बोला जाता है। आइए इसको डायग्राम में दिखाते हैं। एलिमेंट्री कैनल देख लीजिएगा, इसका जो आउटर लेयर होता है ना, ये वाला पार्ट ऐसा जो पाइप होता है पूरा देखिएगा, लंबी ट्यूब होता है, इस तरह से आता है माउथ से का, तो जो बाहर हो रहा था उसको सेरोसा का नाम से जाना जाता है। ओके, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, तो देख लीजिएगा सेरोसा था, एलिमेंट्री कैनल। और ऑर्डर भी अगर लगाने के लिए पूछ दे तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि JSSC का वेरियस एग्जाम देखिएगा NCERT से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है उठा के पढ़ देते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनल माउथ से स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है ओइसोफेगस आता है ना, जिसको फूड पाइप के नाम से आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो देंगे नहीं आपको, ठीक है, अगर दे दें तो भी ठीक है और नहीं तो ठीक है। तो स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ध्यान रखिएगा। एस के बाद एस आता है, लार्ज बाद में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई ज़्यादा होता है, इसको याद रखिएगा, लगभग 6 से 7 मीटर तक होता है, ठीक है ना। इसका देख लीजिएगा, पतला नली होता है इसीलिए स्मॉल बोला जाता है। और लार्ज का तो 1.5 से लेकर 2 मीटर ही लंबाई इसका होता है। सिर्फ इसका सही आंसर हो गया, आंसर देख लीजिएगा।
मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड्स इन ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में जो कार्बन जो होते हैं वह किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो उसमें ना कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे कि मैं CH4 का स्ट्रक्चर बना दूं यहाँ पे, ओके, अगर नॉर्मली CH3 का भी स्ट्रक्चर बनाइएगा तो लगभग सेम बनता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें ना कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे कार्बन जैसे अदर कार्बन के साथ जो है, अदर कार्बन के साथ बोलिए या फिर अदर एटम के साथ जो बॉन्ड को ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो कभी भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको आप लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड ना, जिसको याद रखिएगा। तो ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया, इस तरह से बनता है और कार्बन का ऐसे कर दीजिएगा तो 8 बन जाएगा, ठीक है। तो हो गया, तो इसमें ना कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। आयोनिक बॉन्ड आपको जो नमक जो खा रहे हैं घर में टेस्टी वह NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, ओके। आयोनिक बॉन्ड इसमें Na+Cl- होता है, ओके ना। तो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये कार्बन का ना एक प्योर फॉर्म है। तो अप्रूफ है का ग्रेफाइट भी है और डायमंड भी है और फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन को सबसे बाद में खोजा गया था और इसको ना C60 के नाम से जाना जाता है। कार्बन का 60 जो है इसमें एटम लगा होता है, जिसके चलते यह फुटबॉल का स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है, जिसको फुटबॉल के जैसा आकृति होता है, याद रखिएगा, सबसे बाद में खोजा गया था। ग्रेफाइट जो होता है वह जो होता है कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है, अभी कार्बन का वैलेंसी 4 बताया था, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो बंधा होता है लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री मिल गया, इसलिए ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। ग्रेफाइट का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आपका पलामू में, जो कि चाइना का भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पलामू में ही होता है, और डोलोमाइट का भी। जाग्रोस माउंटेन्स आर लोकेटेड, जाग्रोस माउंटेन कहाँ पे है, ईरान, अजरबैजान, सीरिया या फिर यमन लिखा हुआ। ईरान में ना जाग्रोस माउंटेन देखने को मिलेगा। ईरान में तो पता होगा आप लोग चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और 1971 के लिए भी एक प्लेस फेमस है जहाँ पर आपको पता होगा क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, ओके। तो रामसर एक जो है प्लेस ईरान में ही है, ओके। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन, ओके। उसके बाद चिल्का लेक उड़ीसा का, सुंदरबन आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ओके। तो ईरान इसका आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा। कैपिटल और करेंसी लिखिए, चलिए बताते हैं। तोमन इसका करेंसी है। हु एमंग द फ्लोइंग इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स रिगार्डिंग सप्रेसिव ऑफ ठगी, जो ठगी हुआ था शुरुआत, तो उसको जो सप्रेस करने का काम कौन किए थे, तो वह किए थे विलियम बेंटिक ना। तो विलियम बेंटिक के बारे में तो बताया था कि 1828 से लेकर आपको 33 तक देखने को मिले थे, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था, ओके। तो 1833 से जो है ये बने थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्हीं के काल में जो है ठगी को लेकर जो है सुधार किया गया था, ओके। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following part of a flower is not a reproductive organ? अब देखिएगा नंबरिंग थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया है, मुझे पता है नंबरिंग गड़बड़ हो गया है, इसको मैं ना PDF में आपको सही प्रोवाइड कराऊंगा। Which of the following पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, करने का मतलब इससे मेल फीमेल आपसे नहीं पूछा है, बस पूछा है कि कौन जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, यानी कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो वह ना सीपल हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। बाह्यदल इसमें कुछ काम ही नहीं होता है, देख लीजिएगा। ये जो है सीपल ये होता है, इधर का साइड होता है, ये वाला को सीपल आप बोलते हैं। तो इसका क्या काम होता है, स्टेमेन होता है, यहाँ पे एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट होता है इसमें, जो कि मेल पार्ट होता है। स्टिग्मा में 3 होता है, पिस्टिल 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी, 3 पार्ट से ये मिलकर बना होता है पिस्टिल, इसको ध्यान रखिएगा। और पिस्टिल को कहीं कहीं अगर पिस्टिल नाम नहीं होगा तो कार्पेल भी दे देगा, तो सेम चीज है, इसको देख लीजिएगा। पिस्टिल या कार्पेल दोनों में से कोई होगा, फीमेल है और मेल पार्ट है। कभी कभी छांटने के लिए भी देते हैं, तो पिस्टिल जो होता है यहाँ पे फीमेल पार्ट है, और जो एंथर और फिलामेंट है वो मेल पार्ट होता है, स्टेमेन बोला जाता है इसको, ओके। हु आर द 23rd तीर्थकर ऑफ जैनिज्म, जैन के जैसे 23 तीर्थकर कौन थे, ये जरा बताइए आप लोग। यार बिहार का एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन तो आपसे पूछना चाहिए था। ये जैसे पारसनाथ है ना, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पारसनाथ ऋषभनाथ पहले थे, याद रखिएगा, और महावीर 24वें थे, ओके। अजीतनाथ किस नंबर के तीर्थकर थे, आपसे ये क्वेश्चन रहेगा। ऋषभनाथ पहले थे, अंतिम महावीर थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे वह थे आपको पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी भी है, आपको याद होगा, 1365 मीटर हाइट है इसका, और अगर फीट में अगर बोले तो 4431 फीट इसको बोला जाता है, ओके, जो कि जेपीसी में क्वेश्चन आ चुका है फीट में, ओके। तो इसको देख लीजिएगा, 1365 मीटर है। यह कहाँ पे है, तो पारसनाथ गिरिडीह में है, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। इसको समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है ना, समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है।
सेक्शन 3 झारखंड जी के आएगा, और झारखंड जी में पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ झारखंड एज पर द प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में झारखंड का नंबर 1 बोल सकते हैं कि कोल माइन कौन सा है, कर्णपुरा कोल माइन है। तो कर्णपुरा जो है एक जगह में नहीं है, झारखंड में है, हजारीबाग में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में भी फैला हुआ है। तो कर्णपुरा जो कोल माइन है वो प्रोडक्शन के मामले में जो है नंबर 1 पे है। बाकी ऐसे ज़्यादा जो अगर देखिए कैपेसिटी के मामले तो वह झरिया है ना, बोकारो का, ये सब याद रख सकते हैं। नौमुंडी आपको वेस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा, और वेस्ट सिंहभूम जो कोयला की खान है नौमुंडी, वहीं से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वह जो है अपना कोयला लेता है। इसको याद रखिएगा। जादूगोड़ा यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम में है, और यहाँ पे किसके लिए है, यह आपको कॉपर है ना, जादूगोड़ा नहीं, यूरेनियम खान के लिए फेमस है, यूरेनियम के खान के लिए फेमस है। ओके, घाटशिला है कॉपर के लिए, जो कि आपको ईस्ट सिंहभूम में देखने को मिलेगा। ओके, तो नौमुंडी को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि नौमुंडी जो टाटा एंड स्टील कंपनी है वो अपना कोयला कहाँ से लेती है, तो नौमुंडी खान से लेती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और, ये आयरन जो लेती है वह कहाँ से लेती है, स्टेट अभी निकल आ रहा था। आयरन जो होता है वह कहाँ के खान से लेती है ये बताइएगा, और वह किस स्टेट से लिया जाता है। आंसर इसका कर्णपुरा कोलफील्ड हो जाएगा। देख लीजिएगा, कोयला के पूरा जो बोल सकते हैं झारखंड को मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 40% पूरा मिनरल है हमारे पास, 28% कोल का रिजर्व है, उसके बाद हमारे पास 26% जो है से आयरन ओर का रिजर्व है, और लगभग 18% बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉपर ओर का डिपॉजिट है अकेले झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट वाज स्टेब्लिश इन विच 5 ईयर प्लान। इन विच 5 ईयर प्लान आपसे पूछा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट को जो है से स्टेब्लिश किया गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर भूल जाते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो आप लोग कैसे पता लगाइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो बोकारो स्टील प्लांट आपको तो पता होना चाहिए कि 1964 में जो है से स्टेब्लिश किया गया था यूएसएसआर की सहायता से। ओके, दूसरा पॉइंट आता है कि 1964 जो है किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आएगा, तो ऐड कर लीजिएगा और भूल जाइएगा। 1951 से लेकर 56 तक आ गया, उसके बाद 61 से लेकर इसमें 5 साल जोड़िएगा तो 66 आ जाएगा, मतलब आ जाएगा यहाँ पे 56 से लेकर, यहाँ सेकंड छोड़ दिया, और 66 से लेकर 66 आ गया, यहाँ पे थर्ड आ गया ना। तीसरा से आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि 51 से 56 हुआ, 56 से 61 गया दूसरा, और 61 से गया 66, यहाँ पे तीसरा। तो तीसरा 5 ईयर प्लान में जैसे इसको स्टेब्लिश किया गया था, बोकारो स्टील प्लांट। ओके, याद रखिएगा। बोकारो में क्या क्या है, तो बोकारो में आपको पता होगा जीएससी बन रहा है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी, जो कि भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी होगा, और एशिया का या दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी बनने वाला है, और मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम भी बोकारो में ही है। ओके, चलिए, बोकारो का नाम से एक बोकारो रिवर भी है। विच इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ट्राइब ऑफ झारखंड। जो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ट्राइब ऑफ झारखंड कौन सा है, हो, मुंडा, उरांव या फिर असुर। यहाँ पे ना सेकेंड उरांव हो जाएगा। तो उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर फर्स्ट में 4 बात करूँ तो संथाल, उरांव, मुंडा और हो, इतना कम से कम याद रखिएगा। 4 आप हो सकता है दूसरा पूछ दें, अगला साल तीसरा पूछ देंगे। ओके, तो दूसरा तो कम से कम पूछना बनता है। तो संथाल जो है, ये संथाल अभी ना पूरा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इसको देख लीजिएगा। अभी जेपीसी का क्वेश्चन आएगा जो कि 2021 का है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो उरांव को याद रखिएगा। इन लोग का भाषा कुड़ुक है, जो कि द्रविड़ियन फैमिली से बिलोंग करता है। और असुर जनजाति झारखंड की असुर ना या झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है असुर जनजाति। ओके, इसको याद रखिएगा। इन लोगों का प्राइमरी काम था, जो पहले काम करते थे वो थे आयरन स्मेल्टिंग ना, उसे औजार बनाते थे लोहे को गलाकर, वही असुर जनजाति है। फेन मेजर रॉपसेज, एक मेजर रॉपसेज अंग्रेज थे, तो इंटर्ड कोल्हान डिवीजन 1820 में जब इंटर किए, देन ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर अ वार बिटवीन इंग्लिश आर्मी एंड हो ट्राइब हेल्ड। तो हो ट्राइब के बीच में और ये बोल सकते हैं अंग्रेज के बीच में लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ था, जब अंग्रेज जो थे रॉपसेज यहाँ पे इंटर किए थे कोल्हान डिवीजन में, कोल्हान परमंडल में। ओके, तो वह था ना दोरो रिवर। तो दोरो रिवर के बारे में याद रखिएगा, वहीं पे जैसे लड़ाई हुआ था, 1820 का यह बात है। ठीक है, हो ट्राइब को किस नाम से जानते हैं ना, हो ट्राइब को आप लोग चुआड़ के नाम से जानते हैं, और इनको लड़ाका कोल के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। कुछ झारखंड की नदियां हैं और देख लीजिएगा किसकी किसकी सहायक नदी है, सब आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो एक नदी था जमुनिया, जो कि दामोदर रिवर से का सहायक नदी है, और एक रिवर था औरंगा और अमानत, तो यह जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। ओके, कहाँ पे लोकेशन है देख लीजिएगा, ये सब बना बनाया PDF है। और मीनाक्षी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। ब्राह्मणी, द्वारका, कोपई और बरकेश्वर इसके कुछ सहायक नदी है, इसको मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेन वाज बंजारा ट्राइब एडेड टू द शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब में बंजारा ट्राइब को कब जैसे ऐड किया गया था, तो 1956 में जो है इसको ऐड किया गया था बंजारा ट्राइब को। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लीजिएगा। बंजारा जो है अपनी भाषा को ना लंबाड़ी बोलते हैं, तो लंबाड़ी भाषा किससे रिलेटेड है, तो यह बंजारा जनजाति से रिलेटेड है। बंजारा जनजाति में जो
आल्हा उदल होता है उनको वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ याद रख सकते हैं। बंजारा जनजाति में जो आल्हा उदल होते हैं वीर पुरुष के नाम से संबोधित किए जाते हैं। क्वेश्चन 6 है मयूराक्षी रिवर ओरिजिनली नोन है, तो मयूराक्षी रिवर को शुरू में किस नाम से जाना जाता था? तो यह तो है आपका मोतिहारी के नाम से इसको जाना जाता था। मोतिहारी एक प्लेस भी कहीं पे है आपको पता है मोतिहारी कहाँ पे है? बताइए जरा। मोतिहारी एक प्लेस भी है। ओके, आसपास ही, ये ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा, थोड़ा सर्च कीजिएगा। मोतिहारी इसको जाना जाता था। मयूराक्षी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता था। अभी बताया था कि देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से जैसे निकलता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा मयूराक्षी। बाकी देवघर में तो आपको बताया था वहाँ पे कौन सा गांव था, रोहिणी विलेज। देवघर का रोहिणी विलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, वह अजय रिवर किनारे है। वहाँ पे आज़ादी जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुआ था झारखंड में, वहीं से शुरू हुआ था, इसलिए रिवर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चंबाड़ी संस्कार किस में देखा जाता है? किस जनजाति में? असुर, बिरजिया, उसके बाद खड़िया लिखा हुआ है या फिर खोंड। इसमें ना असुर जनजाति में आपको चामबंदी संस्कार जो है देखने को मिलेगा। तो चामबंदी संस्कार पूछेगा किस जनजाति का है? तो असुर जनजाति का है। अभी एक लोहरा जनजाति आप लोग देखेंगे जो कहीं पे लोहरा जनजाति से लोग, तो वह ना असुर जनजाति से ही बिलोंग करता है, इसे याद रख लीजिएगा। बिरेजिया का मतलब क्या होता है? बिरेजिया का मतलब होता है जंगल का मछली, और बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। ओके, खड़े जनजाति में तो आप लोग शासन व्यवस्था आपको याद होगा, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था ना खड़ी जनजाति का है। हाउ मेनी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन झारखंड? झारखंड में कितने जिले हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है? तो 13 जिले को शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है झारखंड में, इसको याद रखिएगा। ओके, 13 डिस्ट्रिक्ट झारखंड में। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जिसमें लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको खुट्टी और रामगढ़ देखने को मिलेगा ना। खुट्टी रामगढ़ दोनों को 12 सितंबर 2007 को जैसे बनाया गया था। ये जो खुट्टी डिस्ट्रिक्ट है इसको आपको रांची से बनाया गया था, और जो ये रामगढ़ था इसको बनाया गया था हजारीबाग से। तो ये सब कुछ जो है आप लोग पता रख सकते हैं। ओके, खुट्टी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे उली हाथू आपको पता होगा जगह है, जो कि बिरसा मुंडा जी का जन्म स्थान भी है, उली हाथू गाँव। आंसर 13 हो गया। टोटल जनजाति झारखंड में 32 जनजाति है, 8 जो है से आपको आदिम जनजाति देखने को मिलेगा झारखंड में। When was फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री मेड इन झारखंड? झारखंड में पहला बार डॉक्यूमेंट्री कब मेड किया गया था? वृत्त चित्र बोला जाता है, उसको किया गया था 1954 में, उसको ध्यान रखिएगा। ये जो इनके डायरेक्शन में हुआ था तो उनका नाम था राधा कृष्ण, तो उन्हीं के डायरेक्शन में पहला वृत्त चित्र झारखंड में बनाया गया था। क्वेश्चन 10 आता है नेम द किंग ऑफ रामगढ़ हु ऑलवेज अपोज द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि शुरू से अंत तक जो है से ब्रिटिश एम्पायर का जो है से वह विरोध करते रहे थे। तो वह कौन थे रामगढ़ के राजा? तो वह थे मुकुंद सिंह। तो मुकुंद सिंह का नाम याद रखिएगा। राजा अर्जुन सिंह यहाँ के पुरहाट के राजा थे ना, और पूरे सिंहभूम क्षेत्र का नेतृत्व किए थे 1857 की लड़ाई में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन सिंह आंसर इसका मुकुंद सिंह हो जाएगा। बाकी जो रामगढ़ राज्य का स्थापना किया गया था वो बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था ना, बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। सेक्शन 4 में हम लोग जेपीसी कॉलम में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अर्बन लाइफ? तो अर्बन लाइफ का यहाँ पे जो शहरी जीवन है उसकी विशेषता कौन नहीं है? तो नहीं है इनफॉर्मल टाइज। यहाँ पे शहर में हम लोग इनफॉर्मल टाइज नहीं होता है, यहाँ पे फॉर्मल टाइज होता है। लोग जो है एक दूसरे से फॉर्मल टाइज से कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। बाकी कंपटीशन तो होता ही है, मानवीय मूल्यों का नाश हो जाता है, अवैतिक इम्पर्सनल रिलेशनशिप भी होता है। तो एक फीचर नहीं था इनफॉर्मल टाइज, और अनौपचारिक संबंध नहीं, यहाँ पे फॉर्मल टाइज होता है। बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज, तो इसको ना पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से पहले जाना जाता था। आपको पता होगा 26 जो जनवरी था और 1930 का लाहौर मतलब 1929 का जो लाहौर में सेशन हुआ था उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ओके, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद इसको डिक्लेयर किया गया था कि पूर्ण स्वराज दिवस इसको मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1947 से पहले तक, मतलब बोल सकते 47 से पहले तक इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था, और अब इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, संविधान दिवस के रूप में नहीं, वह 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। 2015 से मना रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग काउजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन? तो बोला जा रहा है कि जो आप लोग घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण क्या है? तो ऑब्वियस बात है ना, कोयले का जलना सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। कोयला जो जलता है उससे ज़्यादा जैसे घरेलू रसायन निकलता है। कुकिंग गैस से कहाँ से निकला? कुकिंग गैस में तो एलपीजी, ब्यूटेन ये सब पाया जाता है, तो कहाँ से गैस निकलेगा? ओके, रूम स्प्रे और मच्छर मारने का, लच्छा का जलने, सब ज़्यादा कुछ नहीं है, बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल? तो आयरन मिनरल का कौन जैसे ओर है? तो आपको पता चला होगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है से आयरन कोर का जो है से आयरन का एक ओर होता है हेमेटाइट। क्रोमाइट जो है क्रोमियम का ओर है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर है, और ये जो है मेलाचाइट है वो कॉपर का ओर है ना। मेलाचाइट जो है एक कॉपर का ओर है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है।
व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है से कब जो है से यूनिवर्सल यानी कि बोल सकते हैं कि राष्ट्र द्वारा विश्वव्यापी घोषणा किया गया था मानव अधिकारों को लेकर, तो यह 10 दिसंबर 1948 था ना। उसी के उपलक्ष्य में आप लोग 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो कब डिक्लेयर हुआ था 1948, डेट भी आपसे कभी कभी पूछ देते हैं, तो 1948 याद रख लीजिएगा। ओके 1948। ओके आंसर इसका सी होएगा। बाकी 24 अक्टूबर 1945 को जैसे यूनाइटेड नेशन की स्थापना किया गया था, इसके लिए यह डेट इंपॉर्टेंट है, तो यूएन डे के नाम से जाना जाता है 24 अक्टूबर को। 10 जनवरी को आप लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं ना, ये चीज याद रखिएगा। हु एमोंग, विश्व हिंदी दिवस बोला हमने तो बाद में कमेंट मत करने लगेगा। हु एमोंग द फ्लोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, तो भारत के बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक इनको कहा जाता है, तो विक्रम साराभाई जी को कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। स्पेलिंग लिखे जरा देखते हैं, केरला का यह कैपिटल है। बाकी एक और क्वेश्चन पूछेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है से कहाँ पे है, तो यह है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ना, ये चीज याद रखिएगा। दो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे। ओके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम में है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तो यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ए सोमनाथ इसरो का भी वर्तमान चेयरमैन है, याद रखिएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कर्नाटका कैपिटल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है भारत में, भील, मुंडा, गोंड या फिर संताल। तो यह भील जो भील जनजाति है वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो है संथाल सब नंबर 1 पे आता है, इसको याद रखिएगा। ओके तो आंसर तो इसका ए हो चुका है। संथाल के बारे में बहुत चीज डिस्कस कर दिया। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति है, 34% जो है यह संथाल जनजाति है। ओके चलिए और बहुत सारा कुछ है इसके बारे में, क्या डिस्कस करें। सेक्शन 5 में देखते हैं करंट अफेयर एट द 11th आवर। पहला देख लीजिएगा, केपी शर्मा ओली जो है उनके पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ओके तो पहले यह प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके बारे में देखिएगा। और बाकी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, वो उनका नाम था उनका पार्टी का नाम था तहरीके इंसाफ ना, जो थे आपके इमरान खान। ओके COP 27 को देख लीजिएगा, यहाँ पे हुआ था भी शर्म एल शेख इजिप्ट में। तो COP 27 कहाँ हो गया 2022 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देख लीजिएगा बाबू मनी अभी इनका देहांत हो गया है, रिप बन गए हैं। तो वो जो डेब्यूट किए थे वो नेहरू कप से किए थे 1984 में, याद रख लीजिएगा। अर्जेंटीना के साथ खेले थे, एक फुटबॉलर है। तो बाबू मनी पूछेंगे किससे हैं रिलेटेड, तो ये फुटबॉलर थे। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल जो है आपको पता होगा लुजैल स्टेडियम दोहा में खेला जाएगा, जो कि कतर का कैपिटल है। तो कतर 2022 में हो रहा है। जो जस्टिस कृष्णा कमेटी के बारे में देख लीजिएगा, ये ना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करता है। जस्टिस कृष्णा कमेटी 2018 का यह कमेटी है ना, 2018 का यह कमेटी है। यूजीसी एक्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 का है, इसको याद रखिएगा। और राधा कृष्णन जो है से आपको आयोग पूछेगा, तो ये इसी से रिलेटेड राधा कृष्णन ना। एबोलिशन ऑफ अनटेजिबिलिटी यानी कि जो अस्पृश्यता का अंत जो होता है वो आर्टिकल 17 में मेंशन है। आप लोग राइट टू इक्वलिटी पढ़े हैं 14 से 18, उसी में जो है से मेंशन है छुआछूत वाला बीमारी। ओके बीमारी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि उसको अंत करना है, छुआछूत से लेकर जो है से अस्पृश्यता का हम लोग अंत बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव जो है जिसको आप लोग बोलते हैं I2U2, तो उसमें कौन कौन सा जो है कंट्री है, याद रखिएगा। इंडिया के साथ ईरान, उसके बाद यूएस के साथ UAE है। तो अगर पूछेगा कि I2U2 में कौन कंट्री नहीं है, 4 ऑप्शन डाल देगा, जिसमें 3 रहेगा और 1 नहीं रहेगा। ओके तो देख लीजिएगा, हम लोग यूएस के साथ यहाँ पे UAE है, UAE मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ना, जिसका कैपिटल अबू धाबी है, जहाँ पे दुबई है वही UAE है। ओके यूके नहीं है, इसको देख लीजिएगा। और ना ही कोई दूसरा कंट्री है, यूएस के साथ यहाँ पे UAE है। और इंडिया और ईरान आता है इसमें, ईरान जहाँ पे चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे सदानी दरबार लिखा हुआ है, तो यह ना सिंध में एक जगह है पाकिस्तान में, तो न्यूज में आया है, एक पिलग्रिमेज साइट है ना जाके, यानी कि तीर्थ स्थल है, इसको याद रखिएगा। सदानी दरबार पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में पड़ता है। FCR होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको लाया गया था 1976 में, उसी समय जिसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका टर्म 6 ईयर होता है। नॉर्मल आप लोग देखते होंगे सबका तो 5 साल होता है, लेकिन 6 साल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जो इंडिया होता है उनका 6 साल जो है टर्म होता है, इसको याद रखिएगा। एक है कुकुचिन कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, बांग्लादेश में पाया जाता है। बाकी 3-4 कम्युनिटी आपको बताया था, बांग्लादेश में आपको बताया, म्यांमार में रोहिंग्या बताया था, चाइना में उइगुर मुस्लिम था, और इधर साउथ चाइना में बताया कि उइगुर मुस्लिम, और श्रीलंका में सिंघाला कम्युनिटी, 3 कम्युनिटी था। और बाकी अभी न्यूज में आ रहा है यहाँ पे बांग्लादेश में
कुकुचिन, तो कुकुचिन कम्युनिटी आप याद रखिएगा, इसको भी बांग्लादेश में यह है। एडवोकेट जो एक्ट है ये भी हमारे इंडिया में है, 1961 का है। टाडा जो टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्ट है, जो एक्ट है उसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा, टाडा का टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट है, इसको टाडा के नाम से जानते हैं। तो कभी पूछेगा टाडा का फुल फॉर्म तो याद रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर को लेकर न्यूज में आ गया था। इंडिया टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स, मीजल एक खसरा होता है ना, तो खसरा को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2023 इंडिया रखा है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद देख लीजिएगा जो जीसीसी है, जीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए जरा। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल होता है ना, जिसमें सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है और बहरीन है, ये सब कंट्री आते हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल में। टोटल 6 कंट्री हो गया, मेंशन कर लीजिए, 1 हो गया, 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। ओके, और जो कनाडा के बारे में आ रहा है, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हो रहा है, तो 36 साल के बाद जैसे कनाडा खेल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा कतर में। एक ममता स्कीम है उड़ीसा का है ना, अगर ये पूछेंगे कि ममता स्कीम जैसे हाल ही में यह प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए शुरू किया गया है, कहाँ पे है, तो एक ऑप्शन तो आपका वेस्ट बंगाल रहेगा, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल क्यों रहेगा आप लोग समझते हैं। ओके, उसके बाद आविन देख लीजिएगा, आविन मिल्क जो ब्रांड है वह तमिलनाडु का है ना, और बाकी अमूल गुजरात में है। ओके, अमूल का फुल फॉर्म जरा ये बताइएगा, देखते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग से लाइक की अपेक्षा जरूर रहेगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भाई इतना क्यों बुलाते हैं हमको, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।